हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम ट्रांसलेशन इन प्रो कैरियर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको ये लेक्चर स्टार्टिंग टू एंड देखना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे कर दो, ताकि इसी तरीके के लेक्चर्स आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ये लेक्चर बनाने के लिए मुझे लगभग 4 से 5 दिन लग गए। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट आपको मैं इसके अंदर देने वाला, ठीक है। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शौर्य 1.0 बैच लॉन्च हुए अभी लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो गया है, और इसके अंदर लाइफ साइंस के सारे 13 यूनिट्स का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ एंड सिर्फ 999 रुपीज के अंदर, वो भी पूरे 6 महीने के लिए अलॉन्ग विथ एंटायर रिफंड गारंटी, ठीक है। तो 7 से 10 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये वो टाइप का कोर्स है कि ये सेम एग्जैक्ट कोर्स मेरा इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज टेक्स्टबुक.com पे भी सेल हो रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन ये अभी मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पे ये अपलोड कर दिया है ओनली एंड ओनली 999 रुपीज, वो भी आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का कंटेंट का तो आइडिया है ही आपको कि किस तरीके का कंटेंट मैं देता हूं, तो बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। इससे रिलेटेड कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच, और डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक अपने एंड्रॉइड ऐप वाला जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर अभी लगभग 920 प्लस बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर के साथ। तो इसके अंदर हम अगर प्रो कैरियर्स की बात कर रहे हैं तो एक होता है आपका स्मॉल सब यूनिट जो कि होता है 30s सब यूनिट, और एक होता है आपका लार्ज सब यूनिट जो कि होता है 50s सब यूनिट। जब ये लार्ज सब यूनिट और 50 आपका जब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों मिलके आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाएंगे दैट इज 70s। लार्ज सब यूनिट दैट इज 50s के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? 5s rRNA होगा, 23s rRNA होगा, और इसके अलावा लगभग अराउंड 34 प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होंगे। अगर हम स्मॉल सब यूनिट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी? 16s rRNA एंड अराउंड 21 प्रोटीन्स। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये याद नहीं रहता, ठीक है, हमको ये याद नहीं रहता कि कौन से सब यूनिट में क्या चीज है। तो एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। लार्ज सब यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये 50 का 5 ले लेने का है मेरे को, 50 का 5 ले लिया, 5s rRNA के इसका कंपोनेंट हो गया 50s लार्ज सब यूनिट का। मैं क्या करूंगा फिर 50 का हाफ कर दूंगा, ठीक है। 50 का हाफ कितना होता है? 25, तो 25 के आसपास आपका आएगा 23s rRNA, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। वैसे ही 30s का अगर मैं हाफ करता हूं तो मेरा 15 आता है, तो 15 के आसपास वाला कौन सा है? 16s rRNA। तो 16s rRNA किसका कंपोनेंट है? 30s स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट का। एक और चीज पूछी जाती है कि भाई 23s rRNA के पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये भी याद नहीं रहता है। इसके अंदर जब हम इलोंगेशन स्टेप देखेंगे तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो जो सारे इवेंट चल रहे हैं वो बड़े वाले सब यूनिट के अंदर आपके चल रहे हैं, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होनी चाहिए वो किसके अंदर होनी चाहिए? लार्ज सब यूनिट के अंदर। तो लार्ज सब यूनिट के 23s rRNA के पास आपके पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द सब यूनिट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे एक्चुअल ट्रांसलेशन से। बहुत ही शानदार डायग्राम्स के साथ ये आपका कंप्लीट होने वाला है। यहां से एक क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेस्ट लेक्चर ये होने वाला है ऑन एंटायर यूट्यूब, आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। प्रोकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्ज सब यूनिट होगा 50s वाला और स्मॉल सब यूनिट होगा 30s वाला। 50s सब यूनिट और 30s सब यूनिट शुरुआत में जुड़ते नहीं है, बिकॉज
30S सब यूनिट के पास IF3 नाम का इनिशिएशन फैक्टर होता है जो कि ई साइट पे क्या करता है, बाइंड करता है। इसकी वजह से अगर मैं 50S सब यूनिट को 30S के साथ जोड़ने का ट्राई भी करूं तो भी वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये IF3 जो है ये उसको जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि ई साइट पे ये पकड़ा हुआ है। तो 30S के ई साइट पे IF3 है, जिसकी वजह से अभी 50S 30S के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और 70S आपका नहीं बनेगा। तो IF3 क्या करता है, इट विल बाइंड एंड ब्लॉक ई साइट ऑफ 30S स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। दिस हेल्प्स द प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ 50S सब यूनिट विथ 30S सब यूनिट टू फॉर्म 70S राइबोसोम। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा स्टेप, अभी कौन आएगा, IF2 GTP के साथ आएगा और वो बाइंड करेगा ए साइट ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। ये आप देख सकते हैं, IF2 आया GTP के साथ और वो भी ए साइट पे बाइंड करेगा इसके 30S स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के। फिर आपका आएगा तीसरा स्टेप। देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेप है इनिशिएटर टीआरएनए विच इज ऑल्सो नोन एज एफमेट टीआरएनए। ये आता है अभी अगर IF3 ई साइट पे बाइंड कर रहा है, IF2 आपका ए साइट पे बाइंड कर रहा है, तो इनिशिएटर टीआरएनए जो है उसके पास एक ही साइट है अभी जाने के लिए, कौन सा, पी साइट। वो बराबर पी साइट के अंदर आएगा। जैसे ही वो आएगा वो बाइंड करता है IF2 बाउंड टू GTP के साथ और इनिशिएटर टीआरएनए आपका प्लेस हो जाता है एट पी साइट ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। वो प्लेस हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई वो टेढ़ा मेढ़ा है अभी। क्यों? क्योंकि वो अलाइन नहीं हो सकता। अलाइन तो तब होगा ना कि जब ये mRNA के साथ बाइंड करेगा और जब एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में बेस पेयरिंग होगा। तो योर टीआरएनए इज नॉट अलाइंड येट बिकॉज देयर इज नो mRNA। फिर इसके बाद में आपका IF2 बाउंड टू GTP जो है ये रिक्रूट करता है IF1 को और IF1 ऑल्सो बाइंड्स एट ए साइट ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट, जो कि दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। तो IF1 जो है ये भी ए साइट के वहां पे बाइंड कर रहा है और IF1 इंटरेक्ट कर रहा है IF2 बाउंड टू GTP के साथ। ठीक है। कोई रिसर्च पेपर में ये भी लिखा गया था कि IF2 बाउंड टू GTP जो है ये IF3 के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो 3D डायमेंशन में आपको ये सोचना है कि आपका IF3 जो है ई साइट पे वो IF2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। प्रोटीन इतने छोटे नहीं होंगे, ये प्रोटीन बड़े बड़े होंगे। ठीक है। तो डायग्राम में मैंने नहीं दिखाया, लेकिन ये आपको समझना है कि IF3 जो है ये IF2 बाउंड टू GTP के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका 30S का विथ IF3 बाउंड एट योर ई साइट, IF2 बाउंड टू GTP एट ए साइट, IF1 interacting with IF2 GTP at A site, and initiator tRNA which is also known as fmet tRNA which is bound with your P site and also interacting with IF2 bound to GTP at A site. This is referred to as 30S initiation complex. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 30S IC लिख सकते हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर इनिशिएटर टीआरएनए है इसको एफमेट टीआरएनए इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके ऊपर जो अमीनो एसिड जुड़ता है उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल मिथियोनिन। तो जो आपका नॉर्मल मिथियोनिन होता है उसके ऊपर फॉर्माइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी ये बन जाएगा आपका फॉर्माइल मिथियोनिन। और ऐसा टीआरएनए जो फॉर्माइल मिथियोनिन को लेके आए इसको हम बोलेंगे एफमेट टीआरएनए। और एफमेट टीआरएनए आपका होता है इनिशिएटर टीआरएनए, क्योंकि एयूजी स्टार्ट कोडॉन से चीजें चालू होगी तो इसको हम बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है। ओके। अभी देखो, अभी mRNA आ जाएगा, mRNA आ जाएगा। बाइंडिंग ऑफ mRNA विथ mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन 30S राइबोसोमल सब यूनिट। 30S राइबोसोमल सब यूनिट के पास mRNA बाइंडिंग साइट होती है, उसके ऊपर आपका mRNA बाइंड करता है। ठीक है। mRNA के अंदर शाइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है।
विथ योर सीक्वेंस AGG, ये स्टाइन डालगर्नो का सीक्वेंस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SD सीक्वेंस भी बोलते हैं, SD सीक्वेंस, या फिर इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस है आपका mRNA के ऊपर। ये बेस पेयर करता है कॉम्प्लीमेंटरीली विथ योर एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट ऑन 16S rRNA। ठीक है, हमने ये बात की थी कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट के पास एक कंपोनेंट होगा, कौन सा, 16S rRNA वाला। तो ये कंपोनेंट होता है 16S rRNA वाला, इसके पास एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस होता है UCC, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा विथ योर स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस। आप देख सकते हैं UA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर रहा है, CG के साथ करेगा, CG के साथ करेगा, UA के साथ करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा। ठीक है, तो स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस ऑफ mRNA बेस पेयर कॉम्प्लीमेंटरीली विथ योर 16S rRNAs एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस, and 16S rRNA is a component of 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, अभी इसके साथ साथ अगर आपका mRNA आ चुका है तो अभी इनिशिएटर tRNA जो आपका fmet tRNA था, उसका जो एंटी कोडॉन होगा वो बेस पेयर करेगा किसके साथ, AUG स्टार्ट कोडॉन के साथ। ठीक है, अगर हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं इसका mRNA का, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, तो एंटी कोडॉन 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डायरेक्शन में बाइंड करना चाहिए, तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर पाएगा। तो ये यहाँ पे 3 प्राइम होगा tRNA का एंटी कोडॉन का, और यहाँ पे 5 प्राइम होगा कोडॉन का। यहाँ पे अगर 3 प्राइम होता है mRNA का तो एंटी कोडॉन का यहाँ पे 5 प्राइम होना चाहिए, तभी तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चलेगा। तो अभी तो सिंपल है, A के साथ U बेस पेयरिंग करेगा विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, A के साथ U के साथ A बेस पेयरिंग करेगा विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ग्वानिन जो है उसके साथ में साइटोसिन बेस पेयर करेगा विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बेस पेयरिंग परफेक्ट हो चुकी है। फिर 7th पॉइंट में लिखा है एंटी कोडॉन ऑफ इनिशिएटर fmet tRNA बाइंड्स विथ स्टार्ट कोडॉन ऑफ mRNA, ये हमने देख लिया। और इसके बाइंडिंग की वजह से अभी आपका जो fmet tRNA होगा इनिशिएटर वाला वो प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम सीधा है ये P साइट के अंदर, पहले ये टेढ़ा मेढ़ा था क्योंकि mRNA एब्सेंट था। mRNA के बाइंडिंग से अभी ये देखो एकदम स्ट्रेट वहां पे खड़ा है और ठीक तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है विथ योर AUG स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पिछले वाले को क्या बोल रहे थे, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये है आपका 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोल सकते हैं 30S PIC। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर हो गया क्लियर। स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस होता इसलिए है कि जब इसका बेस पेयरिंग होता है विथ एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन 16S rRNA, जब इनके बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगा तो मुझे एक सिग्नल मिलेगा कि मेरा जो स्टार्ट कोडॉन है ये सही लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है विद इन द राइबोसोम। तो ये इंश्योर करता है कि आपका स्टार्ट कोडॉन सही लोकेशन के अंदर है विद इन द राइबोसोम। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंस होता है स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस का, कि बेस पेयरिंग ऑफ स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस विद एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस विल इंश्योर दैट योर स्टार्ट कोडॉन इज इन करेक्ट पोजीशन विद इन द राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपके 2 स्टेप्स हमने देख लिए कि स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद एंटी स्टाइन डालगर्नो सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA, और दूसरा स्टेप हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ एंटी कोडॉन ऑफ इनिशिएटर tRNA विद स्टार्ट कोडॉन ऑफ mRNA। ये 2 इवेंट्स जब हो गए तो देखने को मिलता है कि जो IF3 आपका बाउंड है एट ई साइट वो थोड़ा सा एज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएगा भाई 30S राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर, और ये एक सिग्नल माना जाता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ 50S लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट टू फॉर्म 70S राइबोसोम। समझ में आपको? तो जो आपका IF3 था वो थोड़ा सा एज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये सिग्नल माना जाएगा
कि अभी अगला जो सब यूनिट है 50s वाला वो आना चाहिए टू ज्वाइन 30s स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद वाले क्या क्या चीजें होगी वो ये डायग्राम के अंदर हम समझेंगे। सिर्फ ये लेक्चर आपको स्टार्टिंग टू एंड देखना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी देखना IF3 जो था वो निकल गया 30s से, और अभी देखो किसके साथ बाइंड कर रही है। IF3 जो है अभी आपका 50s के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देगा। ये 50s है आपका और ये था आपका 30s। तो 30s का पी साइड इसने छोड़ दिया, 30s का पी साइड इसने छोड़ दिया, और ये अभी 50s के साथ बाइंड करेगा ई साइड के वहां पे। तो यहाँ पे भी आपका ए साइट होगा, यहाँ पे पी साइट होगा, यहाँ पे ई साइट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए साइट होगा, ये आपका पी साइट होगा, ये ई साइट होगा। तो एग्जैक्ट ई साइड पे बाइंड नहीं करता ये 50s के, लेकिन 50s के ई साइड के नजदीक ही ये बाइंड करेगा। ठीक है, ओके। तो ई साइड जो है आपका 30s वाला ये क्या हो गया, एम्प्टी, या फिर मैं इसको वैकेंट बोल सकता हूं। ठीक है, IF2 bound to GTP serve as docking site for 50s subunit and it interacts with docking site or factor binding center of 50s subunit। यहां पे देखो डॉकिंग साइट किसके पास होती है या फैक्टर बाइंडिंग सेंटर आप पढ़ते हो वो किसके पास होता है, 50s सबयूनिट के पास। तो यहाँ पे डॉकिंग साइट ये यहाँ पे लेबल कर रखा है मैंने ये शेप से, समवेयर अराउंड हियर देयर विल बी डॉकिंग साइट ऑन 50s लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट। IF2 बाउंड टू GTP देखो वो ए साइट के वहां पे बाइंड था, लेकिन जैसे ही आपका 50s जुड़ जाएगा तो ये अभी यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर ऑफ 50s लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट। और IF2 बाउंड टू GTP वाला जो फॉर्म होता है वो हाई एफिनिटी दिखाता है विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर और डॉकिंग साइट। ठीक है, तो वो हाई एफिनिटी के साथ अभी इंटरेक्ट करेगा, और जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगा तो आपके 50s सबयूनिट को ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे को बाइंड कहां पे करना था और ये मैं अभी सही बाइंड कर चुका हूं। ठीक है, 50s को भी पता चल जाएगा कि हाँ IF2 बाउंड टू GTP जो है इसने परफेक्ट इंटरेक्ट किया है विद माय डॉकिंग साइट या फिर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। इससे 50s सबयूनिट को आइडिया आ गया कि मैं जो असेंबल कर रहा हूं ऑन 30s राइबोसोमल सबयूनिट ये मैं सही जगह या लोकेशन या पोजीशन पे असेंबल कर रहा हूं। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा है दिस इज हाउ योर 50s सबयूनिट नो वेयर टू बाइंड विथ योर 30s सबयूनिट। क्लियर है? तो ठीक है, तो डॉकिंग साइट जो है वो 50s के पास होगा और डॉकिंग साइट को ही मैं फैक्टर बाइंडिंग सेंटर बोलता हूं। क्लियर है? ठीक है, अभी हम अगले स्टेप्स देखेंगे। तो ये टाइप का कंटेंट बनाने में लगभग मुझे 4 से 5 दिन लगे। तो सिर्फ मुझे आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, बाकी का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा लेक्चर मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने कवर किया होगा। आप चाहे कौन सा भी बड़े प्लेटफॉर्म से आप पढ़ो, ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे, और मुझे सपोर्ट जो है बहुत कम मिल रहा है बच्चों से जिस तरीके का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मैक्सिमम लोगों तक आप अपना यूट्यूब चैनल जो है ये शेयर करें और ये टाइप का कंटेंट जो है आपको फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी आपका IF2 बाउंड टू GTPS एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाता है और IF2 बाउंड टू GTP विल गेट कन्वर्टेड इनटू IF2 बाउंड टू GDP। इसका मतलब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा। ठीक है, इसका मतलब एक GTP यूज हुआ इन इनिशिएशन स्टेप, और ये IF2 बाउंड टू GTP जो होता है ये लेस एफिनिटी दिखाता है विथ योर डॉकिंग साइट या फिर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। वो उतने अच्छी तरीके से भी बाइंड नहीं कर सकता डॉकिंग साइट के साथ। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने दे रखा है, कौन सा, एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम GTP हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लिबरेट होगा, और वही एनर्जी को हम यूज करेंगे टू रोटेट 50s सबयूनिट अलोंग वर्टिकल एक्सिस सो दैट 30s एंड 50s सबयूनिट कैन लॉक एंड इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पहले देखो
दोनों के बीच में गैप था या नहीं था? 30s और 50s के बीच में गैप था, गैप था। अगर मैं ये 50s और ये 30s से नीचे उनको अगर मैं इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस में चिपका दूं तो ये गैप पूरी तरीके से मिट जाएगा और वो लॉक हो जाएगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो यही होगा जीटीपी हाइड्रोलिसिस से। क्या होगा, जो एनर्जी डिराइव्ड होगा उसको मैं यूज करूंगा टू रोटेट 50s सब यूनिट। ये 50s, ये 30s होगा, ये ए साइड, ये बी साइड और ये ई साइड। यहाँ पे ये ई, यहाँ पे पी और ये ए। तो वर्टिकल एक्सिस मतलब ये जगह पे आपका इस तरीके से प्रेशर आएगा नीचे की तरफ और 50s और 30s लॉक हो जाएगी इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड दिस इज योर 70s प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं बोलूंगा 70s PIC। ठीक है, 70s PIC। अभी इसका अगला स्टेप होगा IF2 bound to GDP has low affinity for 30s subunit and IF2 bound to GDP will be released। ठीक है, तो आपका जो IF2 bound to GDP था वो लो एफिनिटी दिखाता था विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर या फिर डॉकिंग साइट, तो वो आपका रिलीज हो जाएगा वहां से। और इसके साथ साथ अगर IF1 भी उसके साथ इंटरेक्ट करता था IF2 के साथ, तो IF1 भी वहां से रिलीज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि IF3 पहले रिलीज होगा या IF2 रिलीज होगा या IF1 रिलीज होगा। तो पहले IF3 रिलीज होगा, वो रिलीज होके 50s के साथ बाइंड कर जाता है, और सबसे बाद में आपका IF2 बाउंड टू GDP वाला रिलीज होगा और IF1 भी उसके साथ बाइंड करता है तो वो भी रिलीज हो जाएगा। तो IF1 और IF2 जो है ये साइमल्टेनियसली रिलीज हो गए। ठीक है, तो रिलीज होने के बाद कॉम्प्लेक्स जो आपको मिलेगा इसी को हम बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब आपका 50s लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट 30s स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ असेंबल करेगा तो अभी वो क्या बनता है, 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इलॉन्गेशन स्टेप के बारे में, ये भी इजी है। तो मैं ये जो है ऊपर इस तरीके से आ जाता हूं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, EF-TU बाउंड टू GTP। ये बाइंड करता है अमीनो एसिड tRNA के साथ और उसको बुलाता है ए साइट पे। EF-TU bound to GTP will bind with your amino acid tRNA and brings it to A site. If correct base pairing occurs between anticodon and codon, EF-TU bound to GTP interacts with factor binding center, which has BL12 protein, which has SRL loop, and it activates GTPase activity of factor binding center. ठीक है, इसका मतलब क्या है, EF-TU bound to GTP elongation factor है और TU जो है ये इसका फुल फॉर्म है थर्मली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये बाइंड करता है अमीनो एसिड tRNA के 3 प्राइम एंड पे, तो ये 3 प्राइम एंड होगा आपका, उसके साथ बाइंड करता है और उसको लेके आता है किसके अंदर, ए साइट ऑफ राइबोसोम के अंदर। अगर EF-TU बाउंड टू GTP जो अमीनो एसिड tRNA लेके आ रहा था उसके और कोडॉन के बीच में, अभी यहाँ पे CCU जो है यहाँ पे इसका 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा, उसका एंटी कोडॉन जो है वो इस तरीके से बाइंड करना चाहिए, फिर इसका 3 प्राइम यहाँ पे और इसका 5 प्राइम यहाँ पे। अगर ये दोनों के बीच में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, जैसे कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और एडेनिन यूरासिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुआ बिटवीन एंटी कोडॉन एंड कोडॉन, तो फिर देखो क्या होगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, EF-TU बाउंड टू GTP जो है ये इंटरेक्ट कर जाता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर या फिर डॉकिंग साइट ऑफ 50s सब यूनिट, ये इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। अभी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर है इसके अंदर BL12 नाम का प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा BL12। इसके अंदर SRL लूप होगा। ठीक है, ये SRL लूप क्या करता है, एक्टिवेट करता है
जीटीपीएस एक्टिविटी, एसआरएल लूप क्या करेगा, जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। फैक्टर बाइंडिंग सेंटर या फिर डॉकिंग साइट, ठीक है। तो ठीक है, ये अभी एक्टिवेट कर जाएगा। करेक्ट बेस पेयरिंग जब होगा, जब आपका करेक्ट बेस पेयरिंग होगा बिटवीन अमाइनो असाइल टीआरएनएस एंटीकोडॉन एंड एमआरएनएस कोडॉन, तो देखने को मिलता है कि आपका टीआरएनए जो है 70 डिग्री से रोटेट करेगा या फिर मूवमेंट दिखाएगा बाय 70 डिग्री टूवर्ड्स पी साइट। तो अभी जो ए साइट वाला जो था वो पी साइट की तरफ 70 डिग्री मूवमेंट दिखाएगा। इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। दिस एक्ट्स एज प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। अगर बेस पेयरिंग परफेक्ट चल रहा है तो ही ये चीज होगी, वरना ये चीज नहीं होगी। और अगर एकोमोडेशन हुआ तो मुझे सिग्नल मिल रहा है कि भाई बेस पेयरिंग सही जा रही है, तो ये प्रूफ रीडिंग चीज हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो जब जब मेरा एकोमोडेशन स्टेप चलेगा या फिर एकोमोडेशन वाला फिनोमिनन चलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि जो बेस पेयरिंग चल रही है बिटवीन एंटीकोडॉन ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए एंड कोडॉन ऑफ एमआरएनए वो सही जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये चीज मुझे देखने को मिली तो ये 70 डिग्री वाला जो मूवमेंट है ये सेंस किया जाएगा, और फिर मेरा जो BL12 में SRL लूप है उसको भी ये सिग्नल मिल जाएगा कि भाई सही है बेस पेयरिंग। ये लूप क्या करेगा, फिर एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा, इसके अंदर वाला EFTU बाउंड टू GTP वाला। तो अभी EFTU बाउंड टू GTP जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा इनटू EFTU बाउंड टू GDP। दिस इज द स्टेप वेयर योर 1 GTP इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन योर इलोंगेशन स्टेप, ठीक है। अभी EFTU बाउंड टू GDP जो है इसका अगेन लो एफिनिटी दिखाता है ये विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। जैसे हम IF2 बाउंड टू GDP का पढ़ते थे वैसे ही इसका है। EF2 बाउंड टू GDP लो एफिनिटी के साथ बाइंड करता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर और डॉकिंग साइट ऑफ 50s सब यूनिट। तो EF2 बाउंड टू GDP अभी रिलीज हो जाएगा वहां से और डॉकिंग साइट फिर से एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे देखो EF2 बाउंड टू GDP रिलीज हो गया और फैक्टर बाइंडिंग सेंटर जो है आपका ये एम्प्टी है, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर थी कि ये जो अमीनो एसिड ला रहा था अमीनो एसिड टीआरएनए, वो हम समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि ये प्रोलीन है। कौन सा है, प्रोलीन, ठीक है। क्योंकि ये जो कोडॉन है CCU का ये कोड करता है प्रोलीन के लिए, तो मैंने यहाँ पे प्रोलीन दिखाया हुआ है। तो ये जो पर्पल कलर का अमीनो एसिड आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है, प्रोलीन। और जो स्टार्टिंग में आया था ये तो आपका फॉर्माइल मिथियोनिन है, बाद में फॉर्माइल ग्रुप इसका निकल दिया जाता है तो ये मिथियोनिन हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो अभी अभी क्या होगा, आपका 50s लार्ज सब यूनिट जो था उसके पास 23s rRNA का कंपोनेंट था। दो कंपोनेंट है इसके पास, 5s rRNA और 23s rRNA। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 23s rRNA हैज पेप्टिडिल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी होगा क्या, इसका जो 23s rRNA कंपोनेंट जो है ये बेस पेयर करता है विथ योर CCA ऑफ tRNAs ऑफ A एंड P साइट। तो CCA एंड आप सभी को पता होगा कि आपका जो टीआरएनए होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं 3 प्राइम पे CCA दिखाऊं तो ये आपका अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होता है, सभी को पता होगा। और नीचे की तरफ ये एंटीकोडॉन है यहाँ पे। तो CCA के ऊपर अपना अमीनो एसिड जोड़ा जाता है, ठीक है, ये पता है आपको। CCA इज योर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। और अमीनो एसिड कैसे जोड़ा जाता है विद टीआरएनए वो हम टीआरएनए चार्जिंग वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि अमीनो एसिड जोड़ता है विथ योर CCA एंड ऑफ 3' ऑफ tRNA। तो 23S rRNA क्या करता है, ये चाहे पी साइट पे जो आपका tRNA हो उसके भी CCA के साथ ये पेयर करेगा, और आपका ए साइट पे जो अमीनो एसिड tRNA है उसके भी CCA एंड के साथ ये पेयर करेगा। कौन कर रहा है पेयर? 23S rRNA। इसके वजह से आपका ए साइट वाला tRNA और पी साइट वाला tRNA ये नजदीक आ जाएगा, ये नजदीक आ जाएगा, क्योंकि मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो ये देखो नजदीक आ गए हैं, नजदीक आ चुके हैं। इससे आसानी होगी पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्लियर है? तो ठीक है, बहुत इजी जा रहा हूं मैं इसके अंदर। तो पेप्टाइड बॉन्ड अभी बन चुका है इस तरीके का। अभी देखो, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बना तो जो मेरा पी साइड पे जो मिथ्योनिन था उसको देखो मैंने कहां पे जोड़ दिया, ए साइड पे। मेरा पर्पल वाला क्या था? प्रोलीन। ए साइड पे जो था मेरा वो कौन सा था? मिथ्योनिन। तो पहले येलो कलर वाला पी साइड के tRNA के पास था मिथ्योनिन, और पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही बना मैंने वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? मिथ्योनिन ए साइड के tRNA के ऊपर। तो ये देखो शिफ्ट कर दिया। अभी एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो सबसे बाहर वाला जो ये बनेगा वो कौन सा टर्मिनल कहलाएगा? वो एन टर्मिनल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आपको? ओके, ठीक है। अभी इसके अंदर ध्यान से देखना, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ऑफ tRNA एट पी साइट टू अमीनो एसिड ऑफ tRNA एट ए साइट। ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। दिस कॉजेज कन्फर्मेशनल चेंज। ये ट्रांसफर की वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आएगा राइबोसोम के अंदर, और वो रोटेट करेगा अनचार्ज tRNA। जो tRNA अपना अमीनो एसिड दे चुका है, ऐसे tRNA को हम बोलते हैं अनचार्ज tRNA। तो ये जो है अभी इसको हम बोलेंगे अनचार्ज tRNA। ये और कहां पे प्रेजेंट है? पी साइट पे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर जब हुआ अमीनो एसिड का तो इसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आया राइबोसोम के अंदर, और उसकी वजह से जो अनचार्ज tRNA है वो रोटेट हो गया है एट पी साइट टू मूव इनटू ई साइट। अभी उसको ई साइट में आना है। ठीक है, और tRNA एट ए साइट जो है विच इज कैरिंग योर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, वो पी साइट में आना चाहेगा। तभी तो मैं अगला वाला ट्रांसलेशन कर पाऊंगा। अगला वाला कोडॉन अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो ए साइट मुझे खाली चाहिए या नहीं चाहिए? खाली चाहिए। तो पी साइट वाले को ई साइट में आना चाहिए और ए साइट वाले को पी साइट में जाना चाहिए। तब मेरा ए साइट जो है वो खाली हो जाएगा और अगला कोडॉन वहां पे रीड कर पाएगा आपका राइबोसोम, और उससे रिलेटेड आपका tRNA आ जाएगा अमीनो एसिड को लेते हुए। लेकिन एनर्जी तो अभी मौजूद नहीं है, एनर्जी फिलहाल नहीं है, तो मूवमेंट तो नहीं हो सकती। अभी EFG GTP के साथ आता है और वो अगेन बाइंड कर जाता है विथ योर एम्प्टी फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। तो EFG आएगा GTP के साथ और वो किसके साथ बाइंड करेगा? फैक्टर बाइंडिंग सेंटर या फिर डॉकिंग साइट ऑफ 50S सब यूनिट। क्लियर है तक? ठीक है, इजी है। तो ये बाइंड कर गया है अच्छी तरीके से। अभी देखो, और ये जो स्टेट होगा इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्टेट ऑफ tRNA। ठीक है, कि मुझे पी साइट वाला अनचार्ज tRNA ई साइट में टकलना है, ए साइट वाला tRNA जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन लिए हुए पकड़ा है उसको पी साइट पे ढकलना है, और EFG बाउंड टू GTP भी आ चुका है। ऐसा स्टेट इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्टेट ऑफ tRNA। अभी देखो अगला पॉइंट क्या है। SRL लूप जो है आपका BL12 प्रोटीन का ऑफ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, वो एक्टिवेट करेगा GTPase एक्टिविटी ऑफ फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। फिर आपका EFG बाउंड टू GTP जो है उसके अंदर एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, उसकी वजह से आपका EFG बाउंड टू GTP जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू EFG बाउंड टू GDP। अगेन सेम लॉजिक।
कि यहाँ पे जो एनर्जी है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जीटीपी हाइड्रोलिसिस, इट इज यूज टू रोटेट 30s सब यूनिट। इसकी वजह से आपका जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको यूज किया जाएगा टू रोटेट योर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, so that your uncharged tRNA can now shift from P site to E site। और आपका जो पेप्टिडिल tRNA था, जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पकड़ा हुआ था एट ए साइट, वो शिफ्ट हो जाएगा टू योर पी साइट। और राइबोसोम जो है एक कदम आगे बढ़ेगा या एक कोडॉन आगे बढ़ेगा, तभी मेरा फ्रेश वाला कोडॉन आ सकेगा कहां पे, ए साइट पे, और सेम साइकिल मेरा चलेगा। ठीक है, तो एक कोडॉन आगे बढ़ेगा ये टू एक्सपोज न्यू कोडॉन इन ए साइट। दिस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये पता होना चाहिए। एंड दिस मूवमेंट ऑफ राइबोसोम वन कोडॉन फॉरवर्ड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि ट्रांसलोकेशन में सिर्फ 30s आगे बढ़ेगा, 50s और 30s दोनों आगे बढ़ते हैं। यहां से भी शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बच्चों को कंफ्यूज करेगा। फिर आपका EFG बाउंड टू GDP लो एफिनिटी के साथ अभी इंटरेक्ट करेगा विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, तो वो भी वहां से अभी क्या हो जाएगा, EFG GDP जो है ये हो जाएगा आपका रिलीज्ड। क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो क्या क्या चीजें हुई, ये देखो क्या क्या चीजें हुई। अभी एक नया कोडॉन आ चुका है, अभी ये मैं इसके अंदर नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये आप कोई भी अपने तरीके का अपने हिसाब से कोई भी इमेजिन कर सकते हो। वैकेंट ये साइड आ चुकी है, ठीक है, और आपका EFG बाउंड टू GDP जो लो एफिनिटी के साथ अभी बाइंड करेगा विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, और ये हो जाएगा आपका रिलीज। और न्यू कोडॉन भी एक्सपोज हो चुका है इन ए साइट। अभी इससे रिलेटेड कोई और अमीनो एसिड tRNA आएगा, फिर अगेन उसका एंटी कोडॉन ये कोडॉन के साथ में बेस पेयरिंग करेगा, फिर अगेन पी साइट वाला जो tRNA है वो ए साइट वाले अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर अगेन ये पी साइट वाला जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ए साइट पे शिफ्ट होगा। तो ये सेम चीजें वापस चलने वाली है। ठीक है, tRNA एट ई साइट, अभी ये जो ई साइट पे tRNA है ये रिलीज हो जाएगा। ई साइट जो है आपका एग्जिट साइट होता है जहां से चीजें रिलीज होती है। और न्यू अमीनो एसिड tRNA विल बाइंड एट ए साइट, जो कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उसका एंटी कोडॉन नए वाले कोडॉन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। फिर पी साइट वाला जो tRNA है उसका अमीनो एसिड वाला जो चेन होगा वो अमीनो एसिड tRNA एट ए साइट के अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और पी साइट वाला जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ए साइट वाले tRNA के ऊपर जोड़ दिया जाएगा। ई साइट तो खाली है आपका, अभी पी साइट पी वाला जो tRNA है वो अनचार्ज हो जाएगा, और पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन आपने किसके ऊपर डाल दिया, ए साइट पे जो tRNA है उसके पास। अभी मुझे जो पी साइट पे जो खाली tRNA है उसको ई साइट पे भेजना है, और ए साइट वाला जो है उसको पी साइट पे भेजना है, और फिर मेरा अगला कोडॉन एक्सपोज होगा जब मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, तो वापस से वो साइकिल रिपीट होगा, EFG बाउंड टू GTP आएगा, फिर अगले स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपके चलते रहेंगे। इसके अंदर आप ये भी देख सकते थे कि AUG पहले यहाँ पे था जहां पे CCU था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे AUG कहां पे था, देखो यहाँ पे। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा तो अभी ए साइड पे क्या आ जाएगा, ये NNN लिखा जो है विच इज एनी न्यूक्लियोटाइड वो आ जाएगा, और CCU जो है ये पीछे चले जाएगा। तो AUG अभी ई साइड की तरफ जाएगा, जब ये एक कदम आगे बढ़ेगा तो AUG ई साइड की तरफ जाएगा, CCU पी साइड की तरफ जाएगा, और NNN ए साइड की तरफ जाएगा। यही होगा, ये देखो AUG गया ई साइड की तरफ, CCU गया पी साइड की तरफ, और नया वाला आया ए साइड की तरफ। यही तो होता है ट्रांसलोकेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आपको? कब तक चलेगा ये स्टेप इलोंगेशन का, जब तक मेरे ए साइड के अंदर
स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। तो UAA, UAG, UGA ये 3 स्टॉप कोडॉन है। जब तक ए साइट के अंदर ये तीनों में से एक स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता तब तक मुझे इलॉन्गेशन स्टेप चलना पड़ेगा या करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ए साइट को ए साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमीनो एसिड टीआरएनए आता है और ए साइट पे बाइंड करता है। पी साइट को पी साइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेप्टिडिल टीआरएनए कैरिंग ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ये पी साइट पे आता है और बाइंड करता है। और ई साइट को एग्जिट साइट बोला जाता है जहां से अनचार्ज टीआरएनए निकल जाते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर हम अमीनो एसिड टीआरएनए को या फिर सॉरी पेप्टिडिल टीआरएनए को ए साइट पे रख पाते हैं या नहीं रख पाते। तो वो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए मैंने इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके का पेप्टाइड एग्जिट चैनल भी होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो पेप्टाइड है लंबा वाला वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल ये होता है किसके पास, पी साइट के पास। तो ए साइट के पास तो ऐसा चैनल नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने आपको 2 ही अमीनो एसिड दिखाए, मान के चलो 50-60 अमीनो एसिड है तो क्या वो ये स्ट्रक्चर के अंदर बैठ पाएंगे? यहाँ पे तो 2 में ही आपका आधे से ज्यादा स्पेस खाली हो चुका है। अगर 50-60 आपका अमीनो एसिड या फिर 100 अमीनो एसिड वो तो बैठ ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। तो वो तो इस तरीके से राइबोसोम के बाहर इस तरीके से निकलने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो बाहर निकलने चाहिए। तो इतनी जगह तो नहीं होती है भाई ए साइट के पास। तो पेप्टाइड एग्जिट चैनल के थ्रू आपका ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकलता है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसफर किया जाता है टू पी साइट। ठीक है, इसीलिए पी साइट को पेप्टिडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम बात करेंगे टर्मिनेशन स्टेप के बारे में। ट्रांसलोकेशन चलता जाएगा जब तक ए साइट पे यूएजी स्टॉप कोडॉन एनकाउंटर नहीं हो जाता। तो आ गया ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आ गया, कौन सा है वो भी यूएजी वाला। ठीक है, अभी आपको एक बात तो पता होगा कि यूएए, यूएजी, यूजीए ये जो स्टॉप कोडॉन है इनके कॉम्प्लीमेंट्री कोई टीआरएनए मौजूद नहीं है। ठीक है, सेलेनोसिस्टीन जो है ये अलग कंडीशन है, अलग केस है, एक्सेप्शन केस है, वो अलग केस है कि स्टॉप कोडॉन होने के बावजूद सेलेनोसिस्टीन वहां पे बनता है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है। आपको ये पता है कि स्टॉप कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री कोई टीआरएनए नहीं होता, तो टीआरएनए तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। तो अभी ये स्टॉप कोडॉन को या तो RF1 रिकॉग्नाइज करेगा या तो RF2 रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, एक बात आपको पता होना चाहिए कि आपका RF1 जो है ये रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडॉन UAA एंड UAG को, और RF2 रिकॉग्नाइज करता है UAA एंड UGA को। तो यहाँ पे अगर मैंने UAG दिखाया था तो यहाँ पे मैंने किसको बुलाया है फिर RF1। RF1 किस किस को रिकॉग्नाइज करेगा, UAA एंड UAG। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में RF1 लिया। RF1 और RF2 बाइंड एट ए साइट डिपेंडिंग ऑन विच स्टॉप कोडॉन इज प्रेजेंट एट ए साइट। तो यहाँ पे UAG था तो मैंने डायग्राम के हिसाब से RF1 लिया। ठीक है, फिर आपका RF1 या RF2 जो होता है उसके पास में GGQ नाम का मोटिफ होता है अमीनो एसिड का। ये इंटरेक्ट करता है विथ पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर ऑफ राइबोसोम, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, 50S के अंदर, 23S rRNA के अंदर। उसके साथ ये बाइंड करेगा या इंटरेक्ट करेगा मोटिफ। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपका पी साइट के अंदर, तो वो पेप्टिडिल टीआरएनए से ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करेगा। RF1 और RF2 के पास एक्सोन्यूक्लियस डोमेन भी होता है जो कि क्लीव करेगा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो GGQ का इंटरेक्शन विद पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर ऑफ राइबोसोम एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय एक्सोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ RF1 एंड RF2, इसकी वजह से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होता है। तो ये 2 इवेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग द रिलीज फैक्टर्स। RF1 को हम रिलीज फैक्टर 1 बोलते हैं, RF2 को रिलीज फैक्टर 2 बोलेंगे। 2 क्लासेस है रिलीज फैक्टर्स के।
दो क्लासेस है रिलीज फैक्टर के। क्लास 1 रिलीज फैक्टर में आएगा RF1 एंड RF2। ये रिकॉग्नाइज करते हैं भाई स्टॉप कोडॉन को और हाइड्रोलिसिस ट्रिगर करते हैं पेप्टाइड चेन का फ्रॉम टीआरएनए इन पी साइट, और आपका पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगा। ठीक है। क्लास 1 फैक्टर्स आर आल्सो रिच इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। आपको तो ये पता है पानी और हाइड्रोफोबिक वाले का जो इंटरेक्शन है ये नहीं बनता, आपस में नहीं बन पाती, तो ऐसे भी फिर आपका पॉलीपेप्टाइड चेन वहां से रिलीज होने ही वाला है। क्लास 2 रिलीज फैक्टर जो है उसके अंदर RF3 आता है। RF3 का काम क्या होता है, RF1 या RF2 को निकालना। ठीक है। तो RF3 का काम है टू स्टिमुलेट डिसोसिएशन ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर फ्रॉम राइबोसोम आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होने के बाद जो RF1 और RF2 बाउंड है एट ए साइड उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी काम खत्म हो चुका है, टर्मिनेशन हो चुका है, तो वो वहां पे रुक के क्या करेगा, तो RF1 या RF2 को निकाला जाएगा बाय RF3। ठीक है। RF1 के पास 3 कंजर्व्ड अमीनो एसिड मोटिफ है, देखते हैं कौन कौन सा है। PAT PVT। ठीक है। P स्टैंड फॉर प्रोलिन, A स्टैंड फॉर एलेनिन और T स्टैंड फॉर थ्रियोनिन। ठीक है। PVT में भी P स्टैंड फॉर प्रोलिन, V स्टैंड फॉर वेलिन और T स्टैंड फॉर थ्रियोनिन। ये मोटिव्स होते हैं 3 अमीनो एसिड के। यही मोटिव के वजह से आपका जो RF1 है ये बाइंड कर सकता है विथ योर स्टॉप कोडॉन UAA और UAG। RF2 के अंदर भी इस तरीके के कंजर्व्ड अमीनो एसिड मोटिव्स हो गए, SPF एंड SPV। S स्टैंड फॉर सेरिन, P स्टैंड फॉर प्रोलिन, F स्टैंड फॉर फिनाइल एलेनिन, और SPV में S स्टैंड फॉर सीरिन, P स्टैंड फॉर प्रोलिन एंड V स्टैंड फॉर वेलिन। ये मोटिव्स की वजह से आपका RF2 बाइंड कर सकता है और रिकॉग्नाइज कर सकता है आपका स्टॉप कोडॉन, कौन सा वाला, UAA एंड UGA। आउट ऑफ दिस 3 कंजर्व्ड अमीनो एसिड ओनली 1 अमीनो एसिड विल बेस पेयर विद स्टॉप कोडॉन। ठीक है। तो इन तीनों में से सिर्फ एक अमीनो एसिड होता है जो बेस पेयर कर सकता है विद स्टॉप कोडॉन, लेकिन तीनों के तीनों यूजफुल माने जाते हैं टू रिकॉग्नाइज योर स्टॉप कोडॉन। बाइंड करने के लिए एक ही चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 चाहिए। ठीक है। RF1 एंड RF2 आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड एंटीकोडॉन। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड और स्टॉप कोडॉन के बीच में क्या चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हम तो यूजुअली न्यूक्लियोटाइड के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखते हैं, यहाँ पे तो भाई अमीनो एसिड बेस पेयरिंग कर रहा है एंटीकोडॉन के। आपका अमीनो एसिड जो है ये एंटीकोडॉन की तरह बेस पेयरिंग, एंटीकोडॉन की तरह ये काम कर रहा है और बेस पेयरिंग कर रहा है विद कोडॉन। ठीक है, समझ में आपको? ओके। तो देखा आपने कितना मतलब एकदम इजी तरीके से मैंने इसके अंदर किया हुआ है सब कुछ। पॉलीपेप्टाइड चेन आपका हो गया रिलीज। अभी इस पी साइड पे जो आपका टीआरएनए था, जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पकड़े हुए था, उसको आपने कर दिया, उसका जो पेप्टाइड चेन है वो रिलीज कर दिया आपने। और ई साइड पे तो ऑलरेडी आपका एक अनचार्ज वाला टीआरएनए मौजूद रहेगा। ठीक है। अभी इसके अंदर आपका RF3 बाउंड टू GDP आता है और ये बाइंड करता है विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर एज वेल एज RF1। ठीक है। तो अभी ध्यान में ये रखना है कि जब RF3 अकेला होगा, जब RF3 अकेला होगा मतलब ये कोई फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है, और जब ये अकेला होगा तो इसका एफिनिटी GDP के लिए बहुत ज्यादा होगा। हाई एफिनिटी फॉर GDP। तो अभी तक हम ऐसा पढ़ते थे कि IF2 GTP के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करता है, EFTU GTP के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करता है। ये एक ऐसा GTP बाइंडिंग प्रोटीन है जो GDP के साथ हाई एफिनिटी दिखाता है। ठीक है। लेकिन जब ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका एफिनिटी हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? इसका एफिनिटी लो। तो यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है
कि ऐसा कौन सा जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जो पहले जीडीपी के साथ बाइंड करता है, तो कौन सा होगा, RF3 बाउंड टू जीडीपी। और RF3 बाउंड टू जीडीपी के साथ ये हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा जब वो अकेला होगा। लेकिन ये अगर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ या डॉकिंग साइट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका एफिनिटी लो होगा। समझ में आई? ठीक है, तो यहां से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, RF3 बाउंड टू जीडीपी बाइंड्स विद लो एफिनिटी विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, लेकिन फ्री फॉर्म के अंदर RF3 बाउंड टू जीडीपी हैज हाई एक्टिविटी या एफिनिटी। अभी ध्यान से देखना, RF1 कन्वर्ट्स RF3 बाउंड टू जीडीपी टू RF3 बाउंड टू जीटीपी। RF1 ने पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज किया। RF3 बाउंड टू जीडीपी जो है ये किसके साथ बाउंड था, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ। अभी मुझे RF1 को निकालना है, RF1 को निकालना है, तो RF1 जो मेरा इस तरीके से यहाँ पे बाउंड था, इसको निकलना चाहिए अभी। तो ये RF1 क्या करता है, ये RF1 खुद RF3 बाउंड टू जीटीपी का जीडीपी टू जीटीपी में इसको कन्वर्ट कर देगा। पहले जीडीपी फॉर्म था ना, यहाँ पे पहले जीडीपी फॉर्म था, तो अभी RF1 ने क्या किया, RF3 के जीडीपी को RF3 के जीटीपी में कन्वर्ट किया। अभी RF3 का जीटीपी जो है ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर सकता है हाई एफिनिटी के साथ विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ठीक है, और RF3 बाउंड टू जीटीपी क्या करेगा, अभी RF1 को पुश कर देगा बाहर की तरफ, इसलिए मैंने ये RF1 यहाँ पे नहीं दिखाया था, तो RF1 निकल गया। अभी RF3 बाउंड टू जीटीपी जो है ये इंटरेक्ट करेगा विथ हाई एफिनिटी विथ फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, लेकिन RF3 की खुद की एफिनिटी जो होती है जीटीपी के साथ वो कम होती है, तो वो निकल जाएगा, RF3 बाउंड टू जीटीपी निकल गया। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या होगा, अभी हमको पता है भाई पी साइट और ई साइट पे अभी अनचार्ज टीआरएनए आपके रह गए, मुझे उनको निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, यहां पे एक और ट्रांसलोकेशन की फाइनल स्टेप आपको करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे ये निकलेगी। कैसे? अभी यहाँ पे जो ई वाला है भाई, ये एग्जिट साइड से तो ये ऐसे भी निकल सकता है, ये निकल गया, ये निकल गया, एग्जिट साइड से निकल गया, बिना किसी ट्रांसलोकेशन का ये निकल गया। लेकिन पी साइड वाला मुझे निकालना पड़ेगा अभी, और पी साइड वाला कब निकलेगा, जब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। तो EFG बाउंड टू जीटीपी आ जाएगा, सेम वही ट्रांसलोकेशन वाला। ठीक है, वो बाइंड करता है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ। उसके साथ साथ राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर RRF, ये क्या है, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर, ये आएगा और बाइंड करेगा ए साइट पे। ठीक है, और EFG बाउंड टू जीटीपी बाइंड करेगा फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ। जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के अंदर BL12 प्रोटीन था, उसका जो SRL लूप था वो GTPase एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, किसके, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के, और GTP का हाइड्रोलिसिस करेगा। अभी EFG बाउंड टू GTP विल गेट कन्वर्टेड इनटू EFG बाउंड टू GDP, और ये एनर्जी की वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज भी आएगा राइबोसोम के अंदर, और राइबोसोम आपका मूव करेगा एक स्टेप अहेड। ठीक है, तो आपका अभी RRF ए साइड से पी साइड की तरफ आ जाएगा, ए साइड से पी साइड की तरफ आ जाएगा। तो ये तो आपका जीडीपी में कन्वर्ट हो चुका है, RRF वाला पी साइड पे आ गया। तो ये अगर पी साइड पे आता है तो पी साइड वाला जो अनचार्ज टीआरएन है वो कहां पे जाना चाहिए, ई साइड पे, और ई साइड से वो भी निकल जाएगा। पहले तो यूएसी वाला निकला था ना, पहले कौन सा निकला था, यूएसी वाला, उसके बाद में GGA एंटीकोडन वाला निकलेगा। तो पहले ये निकला था, उसके बाद में ये निकल गया। क्लियर है भाई? ठीक है, और अभी आपका EFG बाउंड टू जीडीपी जो है ये लो एफिनिटी के साथ बाइंड करता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, तो EFG बाउंड टू जीडीपी निकल गया।
और आपका राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर क्या करेगा, ये जो 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना हुआ है उसका 30S राइबोसोमल सब यूनिट और 50S राइबोसोमल सब यूनिट दोनों को अलग कर देगा। ठीक है, फिर mRNA भी आपका रिलीज हो जाएगा और IF3 जो 50S के साथ बाउंड हुआ है वो भी अभी वहां से निकल जाएगा और वो कहां पे बाइंड करेगा, 30S सब यूनिट के ई साइड पे, so that next translational initiation step can occur। ये देखो, ठीक है, mRNA अलग, 50S अलग, 30S अलग, और आपका जो tRNAs था अनचार्ज वाला P और E सेट पे वो अलग हो गए, और आपका IF3 50S से निकल के 30S के E सेट के साथ वापस से बाइंड हो चुका है और अभी अगला वापस से इनिशिएशन का स्टेप चलेगा। ठीक है, और ये आपके रिसाइकल की गई, बार बार तो हम नहीं बना सकते क्योंकि आपने ये देखा कि कितने सारे प्रोटीन से ये बनता है। 34 के आसपास प्रोटीन से आपका 50S बनेगा, 21 प्रोटीन के आसपास से आपका 30S बनेगा, उसके अंदर आपको फिर 5S rRNA भी चाहिए, 23S rRNA भी चाहिए, आपको 16S rRNA भी चाहिए, तो ये तो डायरेक्टली बनेगा नहीं, आपको RNA पॉलीमरेज 1 से सबको ये ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, फिर आपका rRNA बनता है, उस rRNA से फिर उसको ट्रांसलेट करके फिर प्रोटीन बनता है, rRNA का प्रोसेसिंग भी आपने पढ़ रखा है, तो बहुत बड़ी स्टेप्स होते हैं ये, और ट्रांसलेशन में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और आपका एनर्जी कॉस्टली होगा, तो इनको तोड़ने से अच्छा इनको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेमोराइज करने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। जो आपका राइबोसोम का जो असेंबली होता है वो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोला जाता है। न्यूक्लियोलस को, इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोलस, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम किस किस से बनेगा, आरएनए और प्रोटीन से। सारे आरएनए पॉलीमरेजेस न्यूक्लियस के अंदर हो गए एक्सेप्ट आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है इट इज लोकेटेड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए जीन्स को। तो जहां पे बनना चाहिए नेचर ने देखो उसका लोकेशन बराबर वहीं पे दिया है। ये एक डेडिकेटेड आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए जीन को ही ट्रांसक्राइब करता है, बाकी के जीन्स को ये हाथ नहीं लगाता। ठीक है, तो इसका लोकेशन भी भगवान ने न्यूक्लियोलस के अंदर ही दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका असेंबली होता है राइबोसोम का न्यूक्लियोलस के अंदर। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट इज कॉल्ड राइबोसोम साइकिल। तो जब मेरा 30S 50S असेंबल होकर 70S बनाएगा और 70S टूट के 30S 50S बनेगा, ये पूरा साइकिल जो होगा उसको मैं बोलूंगा राइबोसोम साइकिल। mRNA having multiple ribosomes are called polyribosome और पॉलीजोम। तो ऐसा नहीं होगा कि mRNA के ऊपर सिर्फ एक राइबोसोम होगा और एक ही राइबोसोम आपका ट्रांसलेट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको मैं बोलता हूँ पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसके अंदर कि फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए इज चार्ज विद मिथियोनिन। तो फिर फॉर्माइल ग्रुप कैसे आ गया, एयूजी तो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, तो फॉर्माइल कहां से आ गया भाई, प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉर्माइल ग्रुप को जोड़ा जाता है टू मिथियोनिन, और मिथियोनिन के भी अमाइनो ग्रुप या फिर एन टर्मिनल पे इसको या फिर NH2 ग्रुप पे इसको जोड़ा जाएगा। कौन जोड़ेगा, मिथियोनिन टीआरएनए ट्रांसफॉर्माइलेज, ये एंजाइम जोड़ेगा। इसकी वजह से भी मिथियोनिन क्या हो जाएगा, फॉर्माइल मिथियोनिन। बाद में ये फॉर्माइल ग्रुप को रिमूव किया जाता है फ्रॉम दिस NH2 ग्रुप ऑफ मिथियोनिन बाय एंजाइम डीफॉर्माइलेज। मिनी प्रोकैरियोटिक प्रोटीन डू नॉट इवन स्टार्ट विथ मिथियोनिन। क्या ये जरूरी है कि पहला स्टार्ट कोडॉन होना ही चाहिए और आपका जो भी एन टर्मिनस से अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा वो मिथियोनिन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों,
कुछ अमीनो पेप्टिडेस होते हैं, ये क्या करेंगे, अमीनो टर्मिनल से मिथ्योनिन निकाल देंगे एज वेल एज एडिशनल अमीनो एसिड। मान के चलो इस तरीके का मैं अगर दिखा दूं, यहाँ पे आपके हिसाब से भाई एयूजी स्टार्ट कोडॉन है तो मिथ्योनिन से एन टर्मिनस का शुरुआत होना चाहिए। यहाँ पे फिर इस तरीके से मान के चलो ये सिस्टीन है, ये आपका प्रोलीन है, ठीक है, ये आपका एलिनिन है, ठीक है, मान के चलो ये आपका सीरीन है, ये आपका ट्रिप्टोफैन है, और ये सी टर्मिनल। तो आपके हिसाब से तो सर फर्स्ट अमीनो एसिड तो मिथ्योनिन होना चाहिए, आपका भी लॉजिक सही है। लेकिन एक एंजाइम है अमीनो पेप्टिडेस जो कि क्या करता है, एन टर्मिनस से कुछ अमीनो एसिड्स को, एक या दो एडिशनल अमीनो एसिड को तोड़ देगा। तो अभी मेरा अमीनो एसिड स्टार्ट कहां से होगा, प्रोलीन से। समझ में लॉजिक? तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अमीनो एसिड आपका एन टर्मिनस से मिथ्योनिन ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स ओनली फर्स्ट एयूजी इज यूज्ड टू स्टार्ट ट्रांसलेशन। तो जो भी मेरा पहला एयूजी देखने को मिलेगा एमआरएनए के अंदर, वहां से मेरा क्या होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ट्रांसलेशन इज हाईली कंजर्व्ड प्रोसेस अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट एनर्जी कॉस्टली। तो लगभग ये 80% एनर्जी यूज करता है। क्लियर है? तो ठीक। बैक्टीरिया का स्टार्ट कोडॉन एयूजी हो सकता है, जीयूजी हो सकता है, या फिर यूयूजी हो सकता है। समझ में आया बात? यूकैरियोटिक स्टार्ट कोडॉन इज ओनली एयूजी। तो यूकैरियोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयूजी ही होगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर देखो स्टार्ट कोडॉन कौन कौन सा हो सकता है, एयूजी, जीयूजी, यूयूजी। अभी एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, वो क्या करेगी, आपको जीयूजी और यूयूजी दे देंगे और आप एयूजी ढूंढते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान में रखना कि जीयूजी और यूयूजी भी स्टार्ट कोडॉन हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर अभी यहां से ट्विस्टेड क्वेश्चन अगर आया तो आपको पता चल जाएगा कि एयूजी अगर एब्सेंट है तो मैं जीयूजी और यूयूजी को ढूंढूंगा क्वेश्चन के अंदर, और फिर जो कंसेप्ट उन्होंने पूछा है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पूछ सकते हैं आपको कि बताओ फिर स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन तक कितने अमीनो एसिड बनेगी, और अगर एयूजी उन्होंने नहीं दिया आपको, आप ढूंढते रह जाओगे भाई एयूजी है ही नहीं इसके अंदर, फिर आप ऑप्शन टिक करोगे कि स्टार्ट नहीं होगा ट्रांसलेशन, तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर, ठीक है, हाँ, तो हमने एक बात की थी यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ फर्स्ट एयूजी से आपका ट्रांसलेशन होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो, मान के चलो ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और मैं रैंडम सीक्वेंस ले रहा हूं, मान के चलो ए यू जी, फिर सी सी यू, ए जी यू, सी ए जी, और यू ए, ये स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, एक और कर देते इसके अंदर चेंज, इसके अंदर ये ए यू जी कर देते इसके। ठीक है, अभी आप हो गए भाई कंफ्यूज कि यहां से मैं स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कोई भी एयूजी से स्टार्ट हो सकता है, ये कोई भी एयूजी से स्टार्ट हो सकता है। आपका ट्रांसलेशन या तो यहां से स्टार्ट होगा या तो यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की मैं बात करूं, यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरा ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एयूजी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहां से एक और शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्टेटमेंट में ये पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है, या फिर शायद से 13 या 14 साल में शायद से एक बार ये पूछा गया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन। ये बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे कंफ्यूज, तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे और ट्रिक्स के साथ इसके अंदर मैंने आपको दिया है विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये गेट के लिए ये पूछा जा सकता है, गेट एग्जाम, गेट एग्जाम, TIFR। ठीक है, CSR नेट में भी 2-3 बार ये पूछा गया है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। एनर्जेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे दिखा है 3 अमीनो एसिड्स के लिए। एक ऐसा प्रोटीन है कि जिसके अंदर सिर्फ 3 अमीनो एसिड है, उसके लिए हम समझते हैं इसके अंदर एक प्रोसेस होती है टीआरएनए चार्जिंग की, जिसके अंदर अमीनो एसिड को CCA एंड ऑफ टीआरएनए के साथ जोड़ा जाता है, और ये टीआरएनए चार्जिंग के लिए 2 ATP हमको खर्च करने पड़ते हैं या उसको रिक्वायर्ड है।
तो अगर मुझे ये पता है कि इसके अंदर आपके पास 3 अमीनो एसिड है, उसमें से एक अमीनो एसिड आपका मेथियोनिन वाला है, तो उसके लिए मुझे 2 एटीपी खर्च करने पड़ेगी। इसके अलावा जो 2 अमीनो एसिड बचते हैं वो अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आने वाले हैं ए साइड पे, तो वो 2 के लिए भी अगेन 2 एटीपी मुझे खर्च करने पड़ेगी। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो अमीनो एसिड मुझे क्वेश्चन में दिए जाए उसको मैं सीधा लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6 एटीपी। ठीक है, टोटल कितना है मेरा 6 एटीपी। तो टीआरएनए चार्जिंग में टोटल एटीपी मुझे लगे 6। इनिशिएशन तो भाई एक ही बार होगा, आप चाहे 200 अमीनो एसिड का प्रोटीन बना लो, इनिशिएटर एयूजी स्टार्ट कोडॉन के साथ जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए आएगा चार्ज वाला मिथ्योनिन को लेके, वो तो एक ही बार आएगा। तो एक ही जीटीपी का यूज किया जाएगा बाय IF2 बाउंड टू जीटीपी, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो सिर्फ एक जीटीपी का यूज किया जाएगा। ठीक है, इलोंगेशन में देखो अभी ट्रिक क्या है, इलोंगेशन में ट्रिक क्या है, जितने अमीनो एसिड दिए हुए होंगे उसके अंदर मुझे पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरे पास n अमीनो एसिड है तो मेरे पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनते हैं, n-1। सही है ये भी मैं अगर लीनियर प्रोटीन की बात कर रहा हूं तो ठीक है, और इसमें लीनियर प्रोटीन ही हम कंसिडर करें। सर्कल में सर्कुलर अगर आपका प्रोटीन होगा तो उसमें अगर n अमीनो एसिड होंगे तो n पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेंगे, लेकिन अगर लीनियर होगा तो आप खुद देख सकते हो अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2 और अमीनो एसिड नंबर 3, AA1, AA2, AA3, आप खुद देखो पेप्टाइड बॉन्ड कितना है 1 और 2, तो 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे। तो अगर यहाँ पे n = 3 है तो n-1 पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहे या नहीं मिल रहे आपको, 2 पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहे आपको, तो n-1 फॉर्मूला में लगा सकते हो। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखना, इलोंगेशन स्टेप के अंदर जितने मेरे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने का मैं हिसाब लगाऊंगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि एक जीटीपी भाई EFTU यूज करता है। अगर मैं 3 अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए तो मैं सीधा आग बंद करके लगा दूंगा 2 GTP विल बी यूज्ड। जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने जीटीपी में लगाऊंगा। वैसे ही अगर EFG आपका 1 जीटीपी लेता है ट्रांसलोकेशन के लिए, तो जितने मेरे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने मेरे ट्रांसलोकेशन स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे तो आग बंद करके मैं बोलूंगा भाई 2 जीटीपी लगेगा, मेरे को 2 ट्रांसलोकेशन स्टेप चलेंगे। तो टोटल एटीपीस यहाँ पे कितने यूज हुए, 2 + 2 4। ठीक है, टर्मिनेशन में 1 जीटीपी यूज किया जाता है मेरा बाय EFG जो ये फाइनल ट्रांसलोकेशन देता है, और टर्मिनेशन तो एक ही बार होगा। आप चाहे 300, 500, 1000 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनाओ, लेकिन टर्मिनेशन तो एक ही बार होगा ना, जब आपका ए साइड पे स्टॉप कोडॉन आएगा। तो 1 जीटीपी आपका यूज किया जाता है बाय EFG। यहाँ पे जो RF3 बाउंड टू जीडीपी है भाई, इसका जीटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये तो जीडीपी से जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम इसको काउंट नहीं करते, ये जीटीपी टू जीडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये जीडीपी से जीटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देयर इज नो जीटीपी हाइड्रोलिसिस, हमको सिर्फ हिसाब लिखना है इसका। ठीक है, तो अभी काउंट करो, 6 एटीपीस लगे मुझे टीआरएनए चार्जिंग में, 1 लगा मुझे इनिशिएशन में, 4 लगे मुझे इलोंगेशन में और 1 लगा टर्मिनेशन में, तो टोटल हिसाब है 12 एटीपी का। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई जीटीपी भी है एटीपी भी है। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि यहां से अगर जीटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो मुझे 1 जीटीपी से 1 एटीपी मिलता है। अगर एक NADH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो मुझे 3 एटीपीस मिलते हैं, और अगर FADH वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो मुझे 2 एटीपीस मिलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू P/O रेशियो NADH से 2.5 एटीपी मिलता है और FADH से 1.5 एटीपी मिलता है। ठीक है, तो ये न्यू P/O रेशियो के हिसाब से पूछा तो आपके पास वो कैलकुलेशन आप करोगे 2.5 और 1.5 वाला, और अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो आप 3 और 2 वाला कंसिडर करोगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे FADH और NADH का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ GTP का दिया हुआ है तो हमने ये इसके अंदर दे दिया। तो ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में आप देखोगे
अमीनो एसिड्स कितने दे रखे हैं, जितने अमीनो एसिड दे रखे होंगे उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आपके टोटल नंबर ऑफ एटीपीस इन टीआरएनए चार्जिंग निकल के आ जाएगी। फिर IF2 बाउंड टू जीटीपी, ये तो आग बंद करके एक ही लिखना है आपको, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप एक ही होगा, तो पर पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, तो एक बार अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो रहा है तो एक ही इसके अंदर हम लेंगे। EFTU के अंदर हमने ये बात की कि पेप्टाइड बॉन्ड के हिसाब से इसका नंबर भरना है, तो अगर 2 पेप्टाइड बॉन्ड हुए तो मैं आग बंद करके बोलूंगा EFTU इज यूजिंग 2 GTP। EFG भी पर पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करेगी, तो अगर किसी के अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो हम क्या करेंगे, आग बंद करके बोलेंगे कि 2 GTP इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय EFG, और टर्मिनेशन तो एक ही बार होगा, वहां पे तो हम आग बंद करके सिर्फ एक लिखेंगे, क्योंकि टर्मिनेशन पर पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन तो आग बंद करके एक ही लिखना है। ठीक है, मान के चलो उन्होंने ऐसा दिया कि फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ इतने अमीनो एसिड का, दूसरा ट्रांसलेशन हुआ इतने अमीनो एसिड का, तो फिर बताओ कितना होगा टोटल। तो फिर आपको इसका फुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका फुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों के एटीपीस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आपको लॉजिक। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहां से एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। और मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ऐसे शानदार से लेक्चर में लेके आऊंगा, और सोचो अगर मैं इसके अंदर ऐसा पढ़ा रहा हूं तो कोर्स कैसा होगा मेरा, और इसके साथ साथ सिर्फ 999 रुपीज के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी अराउंड 150 रुपीज पर मंथ है ये। ठीक है, और कंटेंट ऐसा होगा कि आपके होश उड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बड़ा ब्रांड नहीं हूं, मैं तो ये फ्रीली बोलता हूं, लेकिन मेरा कंटेंट ऐसा होता है ना कि जो आप कहीं से भी पढ़ो, इंडिया नंबर 1 2 3 उसके मतलब नजदीक भी नहीं जाएगा मेरा कंटेंट। ठीक है, मेरा लेवल कुछ अलग ही है कंटेंट का और लेक्चर्स का, तो ये आपको तो पता चल ही रहा होगा किस तरीके का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, और मुश्किल से मुश्किल चीज जो है मैं इजी वे में आपको देता हूँ, वो भी ये प्राइस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन होगा। अगर आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मान के चलो जुड़ भी जाते हो, तो ये कंटेंट भी आप ले सकते हो, आपको सिर्फ 999 रुपीज से तो पे करना है। इसके अंदर भी मेरा कमीशन कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे एंड्रॉइड ऐप मेंटेनेंस चार्जेस, टेक्निकल टीम चार्जेस, सर्वर चार्जेस, ठीक है, फिर अभी गूगल प्ले स्टोर का खुद का कमीशन होता है 30%, वो जाता है, तो ये मतलब बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, तो बहुत कम प्रॉफिट है। ये कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, तो ये आप इसका फायदा ले सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी देख सकते हैं आप, लैपटॉप के ऊपर भी देख सकते हैं, और एंड्रॉइड ऐप भी ऐसा है कि वहां पे आपको कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बड़े प्लेटफॉर्म का एंड्रॉइड ऐप यूज करता हूँ, थर्ड पार्टी, उसके अंदर 3 मिलियन टीचर जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टीम बहुत बड़ी है, अनलाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको बार बार कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है, और फिर वो कॉल नहीं उठाते, फिर आपका सब्सक्रिप्शन रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा अपने केस में नहीं होगा, आप कोई भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।